हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, कक्षा 10 की सोशल साइंस की क्लास में आप लोगों का पुनः फिर से स्वागत है। मैं आप लोगों को देखिए कक्षा 10 की सोशल साइंस में इतिहास विषय का अध्ययन इस समय करा रहा हूं। मेरे द्वारा जो आप लोगों को सोशल साइंस की क्लास यानी सामाजिक विज्ञान की क्लास कराई जा रही है, इसका जो कि कराने का जो उद्देश्य है, आपका जो 2026 में बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस कराना है। यानी जब आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेंगे, इनके बारे में अच्छे तरीके से जान जाएंगे, तो आपको परीक्षा में उनको लिखने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। देखिए, मैंने आप लोगों की ये जो क्लासेस है ये बहुत जो है शुरुआत में भूगोल विषय से शुरू की है, उसके बाद अर्थशास्त्र, फिर राजनीति विज्ञान। अब देखिए लास्ट में जो आपका इतिहास विषय का सिलेबस है उसका अध्ययन कराया जा रहा है। और इतिहास विषय में हम लोगों ने पिछली 2 क्लासेस में पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर का अध्ययन कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग के आपके इतिहास के तीसरे चैप्टर का अध्ययन करना है, जिसका नाम क्या है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसके बाद देखिए आप लोग का 2 चैप्टर और बचा रहेगा, उसको भी हम लोग आने वाली आगे की क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे। जिसके बाद आपके सिलेबस का टोटल जो 22 चैप्टर आपको पढ़ना था वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग अपना रिवाइज करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा और फिर परीक्षा में अच्छा नंबर प्राप्त करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं उसके पहले की परीक्षाओं में, उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, देखिए हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं, एनसीईआरटी सोशल साइंस क्लास 10 और एनसीईआरटी सोशल साइंस की क्लास 10 में क्या अध्ययन कराया जा रहा है, इतिहास विषय का। और आज हम लोग को इतिहास के तीसरे चैप्टर का पढ़ना है, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। तो सबसे पहले आपके चैप्टर के नाम से ही पहला प्रश्न बनेगा कि वैश्विक विश्व या भूमंडलीकृत विश्व से आप क्या समझते हैं। यानी वैश्विक विश्व कहा जाए चाहे भूमंडलीकृत विश्व, इसका मतलब क्या होता है। तो आंसर देखिए क्या होगा कि वैश्विक विश्व का अर्थ एक ऐसे विश्व से है जहां दुनिया के विभिन्न भाग आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह विश्व व्यापार, यातायात, संचार और उपनिवेश के माध्यम से बना है। यानी देखिए इसका मतलब ये हो गया कि पूरे विश्व का एक साथ एकीकृत होना, किसके लिए, तो व्यापार के लिए, संस्कृति के लिए और फिर संचार के लिए, यातायात के लिए, इन्हीं सारी चीजों को कहा जाता है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक वैश्वीकरण के प्रमुख साधन क्या थे। यानी शुरू में जो वैश्वीकरण हो रहा था तो उसका क्या क्या साधन था। तो देखिए प्रारंभिक वैश्वीकरण जो है व्यापार, यात्रा, प्रवासन, धर्म और युद्ध के माध्यम से हुआ। यानी पहले जो भूमंडलीकृत विश्व बन रहा था वो प्रारंभिक वैश्वीकरण जो हो रहा था उस समय कैसे हो रहा था कि लोग व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे, यात्रा के लिए जा रहे थे, कुछ लोग प्रवास कर रहे थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कुछ जो कि धर्म प्रचारक जो है एक देश से दूसरे देश में जा रहे थे, और युद्धों के माध्यम से बहुत से जो शासक योद्धा जो थे वो दूसरे देशों में जाया करते थे, और जिसके वजह से दुनिया के अन्य देशों का एक दूसरे के साथ संपर्क हुआ और इसी को क्या कहा गया, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहा गया। ठीक, देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग क्या थे। यानी प्राचीन काल में देखिए रेशम मार्ग बहुत प्रसिद्ध थे, तो ये क्या थे। तो उत्तर देखिए क्या होगा कि सिल्क रूट जो है एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाले प्राचीन व्यापारिक मार्ग थे, जिनसे रेशम, मसाले, सोना, विचार और संस्कृति का आदान प्रदान, यानी इनके माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का भी व्यापार होता था और उसके साथ साथ लोगों के विचार और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता था। यानी एक स्थान के लोग दूसरे स्थान पर जब जाते थे तो उनके विचारों से दूसरे स्थान के जो लोग होते थे वो परिचित होते थे, उनकी संस्कृति से, उनके खान पान, रहन सहन से, बोल चाल से भी लोग प्रभावित होते थे। तो इस तरीके से जो रेशम मार्ग थे ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे और इनका वैश्वीकरण में जो है शुरुआत से प्राचीन काल से बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या है कि सिल्क रूट का सांस्कृतिक महत्व क्या था। तो आंसर क्या होगा कि सिल्क रूट जो है एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला व्यापारिक मार्ग था, जिसके माध्यम से देखिए रेशम, मसाले, कीमती पत्थर, धातुएं और विचारों का आदान प्रदान होता था। इस मार्ग से केवल व्यापार ही नहीं बल्कि धर्म जैसे बौद्ध धर्म, कला, भोजन और संगीत का भी प्रचार प्रसार हुआ। यानी इसकी वजह से वस्तुओं का आदान प्रदान तो हुआ ही, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रचार में भी इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, इसके अलावा कला, भजन और संगीत जो है ये भी एक देश से दूसरे देश में पहुंचे। अगला प्रश्न देखिए दिया है अमेरिका की खोज का वैश्विक व्यापार पर क्या प्रभाव। यानी जब जो क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई तो उसका विश्व के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा।
तो देखिए आंसर क्या होगा कि अमेरिका की खोज जब 1492 में की गई थी क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा, तो उसके बाद देखिए मक्का, आलू, टमाटर, मिर्च आदि जो नई फसलें हैं ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक पहुंची, जिससे क्या हुआ कि कृषि के उत्पादन और जनसंख्या दोनों बढ़े। यानी इतनी विविधता जब फसलों में आ गई तो उत्पादन भी बढ़ गया और इसकी वजह से जनसंख्या भी बढ़ गई। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि कोलंबियन एक्सचेंज क्या था। तो आंसर देखिए क्या होगा कि यह अमेरिका और यूरोप के बीच वस्तुओं, फसलों, पशुओं, बीमारियों आदि के आदान प्रदान को कहा जाता है। यानी जब यूरोप के लोग अमेरिका पहुंचे तो फिर उन्होंने क्या किया, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया, जिसमें देखिए विभिन्न प्रकार की फसलों का, पशुओं का और बीमारियों का भी आदान प्रदान हुआ। उदाहरण के लिए देखिए आलू, मक्का, टमाटर अमेरिका से यूरोप आए, जबकि घोड़े, गेहूं और बीमारियां यूरोप से अमेरिका पहुंची। यानी दोनों तरफ से कुछ न कुछ चीजों का आदान प्रदान हुआ। ठीक, इसी को कहा जाता है कोलंबियन एक्सचेंज। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि आलू ने यूरोप की जनसंख्या को कैसे प्रभावित किया। तो देखिए उस समय जो है आलू एक सस्ती और पोषक फसल थी। यानी ये ज्यादातर जो है गरीब लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाती थी, जो बेसहारा पिछड़े लोग होते थे, ये उनके भोजन का प्रमुख स्रोत था। तो इसीलिए उनके लिए देखिए क्या है, यह सस्ता भी होता था और पोषक भी होता। इसने यूरोप में खाद्य संकट को कम किया और जनसंख्या वृद्धि में मदद की। यानी जब यूरोप में खाद्य संकट उत्पन्न हुआ तो गरीब लोगों ने इसी को खाकर अपना जीवन यापन किया, इसीलिए उसने खाद्य संकट में जो है मदद की, इसने खाद्य संकट को कम करने में योगदान दिया। ठीक है, और इसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि में भी जो है वृद्धि हो। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अटलांटिक दास व्यापार क्या था। तो आंसर देखिए क्या होगा कि यह यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय व्यापार था, जिसमें अफ्रीकी लोगों को जबरन दास बनाकर अमेरिका ले जाया जाता। यानी अटलांटिक दास व्यापार का मतलब कि अटलांटिक महासागर के जो देश थे उन्हीं देशों में यूरोपियों के द्वारा क्या किया जाता था, जो अफ्रीकी लोग थे उनको जबरन मजदूर दास के रूप में ले जाया जाता था और उनसे वहां पर काम करवाया जाता था। तो इसी को कहा जाता था अटलांटिक दास व्यापार। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि दास व्यापार से यूरोप को क्या लाभ हुआ। तो आंसर देखिए क्या होगा कि दासों के श्रम से अमेरिका में चीनी, कपास और तंबाकू जैसी फसलें उगाई जाती थी, जिन्हें यूरोप में बेचा जाता था, जिससे यूरोप की अर्थव्यवस्था समृद्ध। यानी इन लोगों को ले जाके बागानों में काम कराते थे और उन बागानों से जो भी चीजों का उत्पादन होता था उसको दूसरे देशों में ले जाकर बेचते थे। तो इससे क्या होता था कि उनकी आमदनी बढ़ती थी और इससे वजह से यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत तेजी से विकसित हुई। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है। तो आंसर देखिए क्या होगा कि उपनिवेशवाद का अर्थ है कि किसी शक्तिशाली देश का द्वारा किसी दूसरे देश पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नियंत्रण स्थापित करें। यानी जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और जो है सामाजिक रूप से नियंत्रण स्थापित कर लेता है, तो उसी को कहा जाता है कि वह देश जो है शक्तिशाली देश का क्या है, उपनिवेश है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, यूरोपीय उपनिवेशवाद ने विश्व व्यापार को कैसे प्रभावित किया। यानी यूरोप का जो उपनिवेशवाद था उसने दुनिया को कैसे प्रभावित किया, दुनिया के व्यापार को। तो देखिए यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में उपनिवेश स्थापित किए, जिससे क्या हुआ कि विश्व का व्यापार बढ़ा। परंतु इससे उपनिवेशित देशों की अर्थव्यवस्था और संसाधन जो है यूरोप के हित में प्रयोग की। यानी इन लोगों ने उपनिवेश स्थापित करके पूरे विश्व को क्या किया, प्रभावित किया और वहां की अर्थव्यवस्था और संसाधनों का क्या किया, दोहन किया। ठीक है, तो ये जो सारा काम किया गया किसके लिए किया गया, यूरोप ने अपने हित में किया। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि 19वीं शताब्दी में वैश्विक व्यापार का विस्तार क्यों हुआ। यानी 19वीं शताब्दी में जो विश्व का व्यापार था वो क्यों विस्तृत हुआ, इसका क्या कारण था। तो देखिए 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, नई नई परिवहन सुविधाएं जैसे रेलवे और जहाज की शुरुआत हुई, टेलीग्राफ की शुरुआत हुई और उपनिवेशों के विस्तार की वजह से 19वीं शताब्दी में वैश्विक व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ गया। यानी ये सारी चीजें जो है 19वीं शताब्दी में ही हुई, शुरुआत से लेकर अंत के बीच में। तो इन सारी गतिविधियों की वजह से वैश्विक व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 19वीं शताब्दी में परिवहन साधनों के विकास का क्या प्रभाव पड़ा। यानी 19वीं शताब्दी में जो परिवहन के साधन थे उनका विकास हुआ तो उससे क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर देखिए क्या होगा, स्टीम इंजन, रेल, जहाज, टेलीग्राफ के आविष्कार से दुनिया सिमट गई और व्यापार बढ़ गया। इसके वजह से ये सारी चीजें आसानी से पहुंचने लगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इसकी वजह से दुनिया लगने लगी लोगों को कि बहुत छोटी है और इससे व्यापार बहुत। अगला प्रश्न देखिए क्या है, स्वर्ण मानक प्रणाली क्या थी। तो आंसर देखिए क्या होगा, एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें मुद्रा का मूल्य सोने के निश्चित मात्रा से जुड़ा होता था।
इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्थिर हुआ। यानी स्वर्ण मानक प्रणाली इसलिए विकसित की गई कि बहुत से ऐसी मुद्राएं थी जो एक देश से दूसरे देश में नहीं चलती थी, तो उनको क्या किया गया कि सोने के मूल्य एक निश्चित मूल्य से जोड़ दिया गया। अब क्या होता था कि किसी दूसरे देश को अगर दूसरे कहीं सामान खरीदना है तो उसको अपनी मुद्रा में पेमेंट ना करके किस में देना होता था, सोने के रूप में। तो इसी को कहा जाता था स्वर्ण मानक प्रणाली। स्वर्ण को, सोने को मानक प्रणाली के रूप में उपयोग किया गया। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत को ब्रिटिश साम्राज्य में कृषि उपनिवेश क्यों कहा गया? यानी ब्रिटिश शासन के काल में भारत को कृषि उपनिवेश के रूप में क्यों कहा गया, इसका क्या कारण था? तो आंसर देखिए क्या होगा कि क्योंकि ब्रिटिश शासन के तहत भारत से कच्चे माल जैसे कपास, जूट, नील इत्यादि को उत्पादित करके कहाँ भेजा गया, यूरोप भेजा गया, और फिर वहां पर इन्हीं सारी चीजों से तैयार माल भारत में फिर लाकर वापस बेचा जाता था। तो इसीलिए भारत क्या है कि कृषि उपनिवेश कहलाए। यानी कच्चे पदार्थों को कृषि के माध्यम से, फसलों के माध्यम से यहाँ उगाया जाता था, उसको फिर यूरोप भेजा जाता था, वहां से नए माल को तैयार करके फिर यहाँ पर लाकर बेचा जाता था उच्च दामों में। तो इसीलिए भारत जो है कृषि उपनिवेश बन गया। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी 1914 से 18 के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उसका विश्व की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए, युद्ध से उत्पादन घट गया, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी फैल गई और कई देशों के ऋण बढ़ गए। यानी युद्ध ने क्या किया, उत्पादन घटा दिया, क्योंकि बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन क्या हो गया, ठप हो गया, सारे लोग युद्ध में लग गए। महंगाई बढ़ गई क्योंकि सामान की खपत ज्यादा होने लगी, उत्पादन घट गया इसकी वजह से। बेरोजगारी फैल गई क्योंकि लोगों को काम नहीं था, उत्पादन बंद हो गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोग युद्ध में लग गए इसकी वजह से। और कई देशों के ऊपर ऋण बढ़ गया, जो युद्ध में शामिल थे देश, उनको पैसे की जरूरत थी, तो पैसे की वजह से उनको देखिए दूसरे देशों से कर्ज लेना पड़ा, इसकी वजह से वो ऋण के जाल में फंस गए। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि युद्ध से भारत पर क्या प्रभाव, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ा? तो आंसर देखिए क्या होगा कि भारत ने ब्रिटेन की सहायता की। क्यों सहायता की? क्योंकि भारत जो ब्रिटेन का अधीन था। भारी कर वसूले गए, कच्चे माल की मांग बढ़ गई, लेकिन युद्ध के बाद आर्थिक संकट गहरा गया। यानी भारत में कच्चे माल की मांग बढ़ी क्योंकि युद्धों में बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत थी, लेकिन इसके बाद जो है जब युद्ध खत्म हुआ तो भारत में आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि महामंदी क्या थी? तो महामंदी देखिए क्या थी, यह 1929 ईस्वी में अमेरिकी शेयर बाजार के गिरने से शुरू हुई आर्थिक संकट था, जिसमें विश्व व्यापार घट गया और बेरोजगारी बढ़ गई। यानी यह क्या था कि अमेरिका में घटित होने वाली घटना थी, जहां का शेयर बाजार जो है बहुत तेजी से नीचे चला गया, जिससे क्या हुआ कि पूरे विश्व में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया और वैश्विक व्यापार बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया, घट गया। लोगों के देखिए बहुत सारी बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, बहुत से देशों की मुद्राएं जो है बहुत घट गई, उनका वैल्यू जो है एकदम घट गया। अगला प्रश्न देखिए क्या है, महामंदी कब और क्यों आई? तो आंसर देखिए क्या होगा कि महामंदी 1929 ईस्वी में अमेरिका से शुरू हुई, जब शेयर बाजार धराशायी हुआ, उत्पादन घट गया, व्यापार ठप हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई और इसका असर पूरे विश्व पर पड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, महामंदी का प्रभाव भारत पर क्या पड़ा? यानी महामंदी ने भारत को कैसे प्रभावित किया? तो उत्तर देखिए क्या होगा कि भारत के कृषि उत्पादों की कीमतें गिर गई, किसानों की आय घट गई और ग्रामीण जीवन जो है संकटग्रस्त हो गया। तो इस तरीके से महामंदी ने भारत को भी प्रभावित किया। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की आर्थिक स्थिति कैसी थी? यानी दूसरा जब विश्व युद्ध हुआ उसके बाद विश्व की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो देखिए उसका बाद क्या हुआ कि अधिकांश जो यूरोपीय देश थे वो तबाह हो गए। अमेरिका और सोवियत संघ जो है दो महाशक्ति बनकर उभरे। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ज्यादातर जो यूरोपीय देश थे वो आर्थिक रूप से एकदम बर्बाद हो गए, कमजोर हो गए। तो इनके बाद दो महाशक्तियों यानी यूएसए और यूएसएसआर, जिसको वर्तमान में देखिए रूस कहा जाता है, इन दोनों लोगों ने अपने आप को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया और इन्हीं का वर्चस्व पूरी दुनिया में फैलने लगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन से अंतरराष्ट्रीय संगठन बने? यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो किस प्रकार की अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई? तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ, यूनाइटेड नेशन का, विश्व बैंक बना, आईएमएफ बना जिसको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है। इसके जस्ट इन लोगों का स्थापना किया गया। इनका स्थापना इसलिए किया गया कि जो दूसरे विश्व युद्ध में देशों को बर्बाद किया गया है या बर्बाद हुए हैं, तो उनको फिर से पुनर्जीवित करना, पुनर्गठित करना। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ब्रेटन वुड्स समझौता क्या था? तो देखिए 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स अमेरिका में हुआ एक समझौता था। ये ब्रेटन वुड्स क्या है, अमेरिका में, यूएसए में एक स्थान है जहां पर एक समझौता हुआ था और इस समझौते में विश्व की नई आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जो है मीटिंग की गई और जो बड़े देश थे उन्होंने इसमें प्लान तैयार किया और इस प्लान के तहत आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना की गई। यानी इस स्थान पर दो बड़ी संस्थाओं, वैश्विक संस्थाओं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक,
अगला प्रश्न देखिए क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्वीकरण को कैसे पुनर्जीवित किया गया, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आए। तो देखिए आंसर क्या होगा कि अमेरिका जो है उसके बाद आर्थिक महाशक्ति बन गया, यूरोप को पुनर्निर्माण में सहायता मिली, मार्शल योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे IMF और विश्व बैंक को गठित किए। यानी इन सारी चीजों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाया। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि अमेरिका ने यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता क्यों दी थी, यानी अमेरिका के द्वारा जो यूरोपीय देश थे उनको सहायता क्यों दी गई। तो अमेरिका ने देखिए मार्शल योजना के तहत यूरोप के पुनर्निर्माण और साम्यवाद को रोकने के लिए आर्थिक सहायता दी थी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या है कि आधुनिक वैश्वीकरण जो है किन आधारों पर टिका हुआ, यानी वर्तमान का जो वैश्वीकरण है उनके टिकने का क्या क्या आधार है। तो आंसर देखिए क्या होगा कि वर्तमान की जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसका टिकने का आधार देखिए सूचना प्रौद्योगिकी है, मुक्त रूप से व्यापार है, परिवहन बेहतर तरीके से है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं और आधुनिक वैश्वीकरण की नींव, यानी इन्हीं की वजह से वर्तमान की जो अर्थव्यवस्था है वैश्वीकरण के रूप में टिकी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है। तो आंसर देखिए क्या होगा कि ऐसी कंपनियां जो एक देश में स्थापित होती हैं परंतु उनका उत्पादन और व्यापार कई देशों में होता है, जैसे कोका कोला, सैमसंग, टाटा, गूगल इत्यादि। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, वैश्वीकरण का विकासशील देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी इस वैश्वीकरण ने विकासशील देशों को, डेवलपिंग कंट्री को किस तरीके से प्रभावित किया। तो इसका देखिए दो तरीके से प्रभाव हुआ, एक सकारात्मक में क्या हुआ कि रोजगार और तकनीकी का विकास हुआ, नकारात्मक में क्या है कि इससे असमानता फैली और स्थानीय उद्योग जो थे, लोकल उद्योग थे, उस पर दबाव बढ़ गया। अगला प्रश्न देखिए क्या है, वैश्वीकरण का नया युग किसे कहा जाता है। तो आंसर देखिए क्या होगा कि 1990 के दशक में, यानी 1990 का जो दशक चल रहा था उस समय जो है इस प्रकार के वैश्वीकरण का शुरुआत हुआ, इसीलिए इसको नया युग कहा। जैसे क्या हुआ कि यहाँ पर पूंजी, वस्तु और श्रम का वैश्विक स्तर पर मुक्त प्रवाह, यानी बिना किसी रुकावट के प्रवाह शुरू हो गया। संचार और तकनीकी का बहुत तेजी से विकास हुआ, जिसके वजह से इसको वैश्वीकरण का नया युग कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, भारत पर वैश्विक अर्थव्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए उत्तर होगा कि भारत जो है कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बन गया, यानी कच्चे माल यहाँ से जाते थे और तैयार माल यहाँ पर आकर बेचे जाते थे, जिससे क्या हुआ कि उसकी पारंपरिक उद्योग धंधे जो है नष्ट हो गए। वहीं पर कुछ फसलें जैसे नील और कपास की मांग बढ़ गई, यानी यूरोपियों ने भारत में इन सारी फसलों को उगवाया और उसका डिमांड यूरोप में किया, तो जिसकी वजह से भारत जो है इसका निर्यातक रह गया। ठीक, अब देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न देखिए आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में था कि वैश्वीकृत विश्व का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए दिया है वैश्वीकृत विश्व या विश्व से आप क्या समझते हैं, यानी भूमंडलीकृत विश्व से आप क्या समझते हैं। इसको देखिए बड़े प्रश्न में अगर पूछा जाएगा तो आप कैसे लिखेंगे। तो उत्तर देखिए क्या होगा कि वैश्विक विश्व का निर्माण का अर्थ होता है दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संबंधों का विस्तार। यह प्रक्रिया व्यापार, उपनिवेशवाद, प्रवास, तकनीकी प्रगति और पूंजी निवेश से जुड़ी हुई थी। इतिहास में इसके देखिए 3 मुख्य चरण देखे गए। पहला था प्राचीन काल में व्यापारिक संबंध के रूप में, जैसे रेशम मार्ग। दूसरा था औद्योगिक क्रांति के बाद ये यूरोपीय उपनिवेशवाद का चरण था। और तीसरा था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो आधुनिक वैश्वीकरण के रूप में दिखा था। तो इस प्रकार देखिए जो वैश्विक विश्व का निर्माण है ये धीरे धीरे हुआ, जिसमें सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हो गए, यानी ये एकाएक नहीं हुआ बल्कि यह क्रम से हुआ है। और उसके बाद फिर दुनिया के हर देश एक दूसरे पर किसी न किसी चीज के लिए निर्भर है। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है कि सिल्क रूट का सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व समझाइए, यानी जो रेशम मार्ग था उसका सांस्कृतिक महत्व क्या है और आर्थिक महत्व क्या है। तो उत्तर क्या होगा कि सिल्क रूट ने न केवल व्यापार के लिए बल्कि सांस्कृतिक संपर्क के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके माध्यम से देखिए भारत, चीन, अरब और यूरोप के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ। उसके बाद फिर देखिए क्या हुआ, धार्मिक विचार खास करके बौद्ध धर्म का प्रचार अनेक देशों में हुआ। कला, संगीत और खान पान जो है एक देश से दूसरे देश तक पहुंचे। इसके अलावा देखिए इन मार्गों ने वैश्विक एकता की नींव रखी और आधुनिक वैश्वीकरण की शुरुआत की। ठीक, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है कि कोलंबियन एक्सचेंज के परिणामों का वर्णन करें, यानी जो कोलंबियन एक्सचेंज हुआ था यूरोप और अमेरिका के बीच, तो इसके क्या परिणाम हुए। तो देखिए आंसर क्या होगा कि कोलंबियन एक्सचेंज ने विश्व की अर्थव्यवस्था और समाज दोनों को प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया
नई फसलें जैसे आलू, मक्का, टमाटर यूरोप पहुंचे, जिससे जनसंख्या बढ़ वृद्धि हुई। इसके अलावा देखिए घोड़े, गाय अमेरिका पहुंचे, जिससे खेती और परिवहन में परिवर्तन आया। यूरोपीय बीमारियां जो है अमेरिका पहुंची, जिससे लाखों मूल निवासियों की मृत्यु हो गई। इस आदान प्रदान ने विश्व को आर्थिक रूप से एक दूसरे से जोड़ा, यानी कुछ लाभ भी हुए तो बहुत सारी हानियां भी हुई। तो इस वजह से कोलंबियन एक्सचेंज जो है परिणाम के रूप में देखा गया, कब, जो उस समय की वैश्वीकृत व्यवस्था थी उस समय। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या, 19वीं शताब्दी की विश्व अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी 19वीं शताब्दी की जो विश्व अर्थव्यवस्था थी उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो उत्तर देखिए क्या होगा कि औद्योगिक क्रांति से उत्पादन और व्यापार में वृद्धि हुई, उपनिवेशों से कच्चा माल और सस्ता श्रम मिला, परिवहन के साधनों जैसे रेलवे, जहाज और टेलीग्राफ के विकास से बाजार आपस में जुड़ गए, यूरोपीय देशों ने अफ्रीका और एशिया पर उपनिवेशवाद को बढ़ाया। यानी इन्होंने अमेरिका के अलावा जब दूसरे देशों पर उपनिवेशवाद बढ़ाना शुरू किया तो इन्होंने अफ्रीका और एशिया को सबसे बेहतर रूप में चुना और यहाँ पर बहुत ज्यादा उपनिवेशवाद स्थापित किए। इसके अलावा कुछ प्रवासन और निवेश में भी वृद्धि हुई, यानी लोगों का एक स्थान से एक देश से दूसरे देश में आना जाना शुरू हो गया और लोग निवेश करने लगे, इन्वेस्टमेंट करने लगे, इससे भी जो है वृद्धि हुई। अगला प्रश्न देखिए क्या, महामंदी के कारण और प्रभावों की व्याख्या कीजिए। यानी महामंदी का क्या कारण था और इसका क्या प्रभाव था। सबसे पहले कारण पहला क्या है कि अमेरिकी शेयर बाजार का पतन हो गया। दूसरा, उत्पादन अधिक और मांग कम हो गई, यानी वस्तुओं का जो उत्पादन है बहुत ज्यादा बढ़ गया लेकिन डिमांड है इसकी घट गई, ये भी मंदी का कारण था। बहुत से देशों में कृषि संकट उत्पन्न हो गया और ऋणों में वृद्धि हो गई, यानी कर्ज जो है लोगों के बढ़ गए और कृषि में उत्पादन क्या है घट गया। तो ये सब जो कारण था महामंदी के लाने में जो है प्रभावी हुआ। और इसका प्रभाव देखिए क्या पड़ा कि विभिन्न प्रकार के जो उद्योग धंधे थे वो बंद हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई, विश्व का व्यापार ठप हो गया, भारत जैसे उपनिवेशी देशों में कृषि उत्पादन और कीमतें गिर गई। यानी जब फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, डिमांड कम हो जाएगी तो कीमत घट जाएगी और भारत में जो है कृषि का उत्पादन भी धीरे धीरे घटने लगेगा। अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, अधिनायकवाद भी बढ़ जाएगा। यानी बहुत से देशों में इसकी वजह से क्या हो जाएगा, राजनीतिक रूप से अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। जब शासक अपने देश को सही तरीके से नहीं चला पाएंगे, सुचारू रूप से नहीं चला पाएंगे तो वहां सरकारें गिर जाएंगी और आपस में वहां जो है हिंसा घटनाएं भी होने लगेंगी। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की आर्थिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो आर्थिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। तो आंसर देखिए क्या होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप को पुनर्निर्माण सहायता दी गई मार्शल प्लान के रूप में यूएसए के द्वारा। ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना हुई। अमेरिकी डॉलर को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा का दर्जा दिया गया। विकासशील देशों में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया। धीरे धीरे जो वैश्वीकरण का नया दौर शुरू हो गया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या है कि कॉर्न लॉ क्या था, इसे क्यों निरस्त किया गया। यानी ये जो कॉर्न लॉ था ये क्यों लाया गया, क्या था, इसको क्यों हटाना पड़ा, क्यों खत्म करना पड़ा। तो उत्तर देखिए क्या होगा कि इंग्लैंड में 19वीं सदी की शुरुआत में वहां की संसद ने कॉर्न लॉ को पारित किया था। इसका पारित करने का उद्देश्य था कि विदेशी अनाज के आयात पर कर लगाकर घरेलू किसानों को सुरक्षा देना। यानी ये कानून इसलिए लाया गया था कि विदेश से जो कृषिगत वस्तुएं आ रही हैं उस पर कर जब ज्यादा लगा दिया जाएगा तो वो कम आएंगे और हमारे देश के किसानों को फायदा होगा, इनके जो है फसलें जो है बिकेंगी, ज्यादातर इनको फायदा मिलेगी, इनको सुरक्षा मिलेगी। लेकिन इन कानूनों से क्या हुआ, रोटी और अनाज के दाम बहुत बढ़ गए, जिससे क्या हुआ, गरीब जनता परेशान हो। क्योंकि जब दूसरे देशों से अनाज आता था तो किसी देश में कम अनाज उत्पादन होने पर भी लोगों का जीविका आसानी से चल जाता था। लेकिन जब दूसरे देशों का आना बंद हो गया तो जो उस देश के लोग थे उनके उत्पादन से पूरे लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हुई। तो फिर क्या हो गया, उससे लोगों का जो है जीवन यापन कठिन हो गया, कीमतें बढ़ने लगी। तो जो अमीर लोग थे वो तो अपना जीवन यापन चला लेते थे, लेकिन जो गरीब थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। औद्योगिक वर्ग ने भी इसका विरोध करना शुरू किया क्योंकि महंगे अनाज से मजदूरी बढ़ गई। जो उद्योग धंधे थे, जो बहुत बड़े पूंजीपति लोग थे, उनको भी समस्या होने लगी। समस्या कैसे होने लगी कि जब वस्तुएं महंगी होने लगी तो लोग मजदूर जो काम करने वाले थे वो मजदूरी ज्यादा मांगने लगे थे, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ने लगी। जनता के विरोध और औद्योगिक वर्ग के दबाव के कारण 1846 ईस्वी में कॉर्न लॉ को निरस्त कर दिया। यानी जनता ने विरोध करना शुरू किया और जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, औद्योगिक वर्ग थे, उन्होंने भी विरोध किया, जिसकी वजह से ब्रिटेन की सरकार को इसको वापस लेना पड़ा। इससे क्या हो गया कि अनाज का आयात खुल गया और मुक्त व्यापार शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे जो सारी चीजें सामान्य रूप में आ गई।
अगला प्रश्न देखिए क्या है, रिंडर पेस्ट क्या था और इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए आंसर क्या होगा कि रिंडर पेस्ट एक घातक पशु रोग यानी महामारी था जो अफ्रीका में 19वीं सदी के अंत में फैला था। यह रोग देखिए यूरोप से आए संक्रमित पशुओं के द्वारा फैला था। इस महामारी से अफ्रीका की लगभग 90% गाय भैंसें मर गई। यानी ये ऐसा खतरनाक रोग था पशुओं में जिसकी वजह से अफ्रीका की 90% तक गाय भैंसें जो है मर गई। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि जो किसान थे उनकी आजीविका नष्ट हो गई, क्योंकि बहुत से ऐसे किसान होते हैं जिनका गाय भैंस पर ही जीविका पूरी तरह से, उसी तरीके से अफ्रीका के लोगों का भी, क्योंकि अफ्रीका के लोग देखिए ज्यादातर कैसे होते हैं, चरवाहे टाइप के होते हैं, तो इनकी आजीविका इन्हीं पशुओं पर निर्भर थी, वो नष्ट हो गई। जो चरवाहे समुदाय थे वो बर्बाद हो गए, उनके पास कोई दूसरा रोजगार नहीं बचा। उपनिवेशवादियों को भूमि पर कब्जा करने का अवसर मिल गया, यानी जब पशु मर गए, लोगों की भूमि खाली हो गई, तो उपनिवेशवाद यानी दूसरे जो यूरोपीय देश थे उन लोगों ने इनकी जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया और इससे उनके लिए जो आसानी हो गई। तो इस प्रकार देखिए जो रिंडर पेस्ट था इसने अफ्रीका की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को समाप्त कर दिया। यानी जब रिंडर पेस्ट बीमारी आई तो अफ्रीका की जो पारंपरिक अर्थव्यवस्था थी वो किस पर, पशुपालन पर, चरवाहे पर, तो धीरे धीरे क्या हो गया, बर्बाद हो गया, समाप्त हो गया। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 में हुआ था इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखिए गंभीर रूप से प्रभावित किया। इसके वजह से देखिए करोड़ों सैनिकों की भर्ती की गई, युद्ध सामग्री का उत्पादन किया गया और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण से उद्योग और कृषि दोनों में असंतुलन उत्पन्न हो गया। यानी इसके लिए सैनिकों की भर्ती की गई तो बहुत से सैनिक युद्धों में मारे गए, युद्ध सामग्री का उत्पादन बढ़ा दिया गया, बाकी चीजों का उत्पादन घटा दिया गया। इससे क्या हुआ कि बहुत सारी समस्याएं आ गई, जो खाने पीने की जरूरत की चीजें थी वो महंगी हो गई। उसके बाद जब युद्ध खत्म हुआ तो पुनर्निर्माण का कार्य हुआ, इसके वजह से देखिए कृषि, जो पुनर्निर्माण का कार्य होने लगा तो कृषि धीरे धीरे बर्बाद हो गई, वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई, महंगाई शुरू हो गई, बेरोजगारी और ऋण बढ़ने लगे। यूरोप की जो आर्थिक शक्ति थी वो घट गई और अमेरिका जो है प्रमुख रूप से आर्थिक शक्ति बनकर युद्ध, यानी इसमें सबसे ज्यादा जो शामिल होने वाले देश थे यूरोपीय देश थे, तो उनकी युद्ध में शामिल होने की वजह से अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई और इनको मदद किया था अमेरिका ने, तो अमेरिका एक नई आर्थिक शक्ति बनकर उभरने लगा। इसके अलावा देखिए उपनिवेशों में भी युद्ध का प्रभाव पड़ा। भारत जैसे देशों से सैनिक और संसाधन लिए गए जिससे आर्थिक संकट, यानी जो उपनिवेश बनाने वाले देश थे वहां भी समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि भारत जैसे देशों पर उन्होंने जहां पर कब्जा करके रखा था वहां से लोगों को, सैनिकों को, संसाधनों को लिया, जिससे उससे समस्या उत्पन्न हुई। कुल मिलाकर देखिए विश्व अर्थव्यवस्था जो है अस्थिर और असंतुलित हो गई। यानी कहा जाए तो कुल मिलाकर प्रथम विश्व युद्ध की वजह से जो विश्व की अर्थव्यवस्था थी वो अस्थिर हो गई और असंतुलित हो गई। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि महामंदी का भारत की कृषि और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी जो महामंदी आई थी इसने भारत की अर्थव्यवस्था और कृषि को कैसे प्रभावित किया। तो पहला देखिए क्या होगा कि महामंदी जो 1929 से 1935 तक चली थी, यह एक वैश्विक आर्थिक संकट था, यानी पूरे विश्व के लिए आर्थिक संकट था। इसमें भारत जो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था वह भी इससे प्रभावित हुआ। कृषि उत्पादों के दाम गिर गए परंतु भूमि कर वही रहा, यानी कर घटाया नहीं गया बल्कि वस्तुओं के दाम गिर गए। किसानों की आय घट गई, वे कर्ज में डूब गए, जिससे ग्रामीण गरीबी और असंतोष बढ़ गया। निर्यात कम हो गया, उद्योगों में मंदी आई, मजदूरों की नौकरी छिन गई। इस प्रकार देखिए महामंदी ने भारत की कृषि, व्यापार और उद्योग तीनों को बुरी तरह से प्रभावित किया। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न है कि G77 यानी G77 क्या है, इसे क्यों गठित किया गया था, यानी G77 क्यों बनाया गया था, ये क्या है। तो आंसर देखिए क्या होगा कि G77 यानी ग्रुप ऑफ 77 विकासशील देशों का एक संगठन था जिसकी सहायता 1964 में ईस्वी हुई थी। इसका गठन देखिए संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन, जिसको अंकटाड कहा जाता है, उसी के तत्वाधान में हुआ था। इसका उद्देश्य देखिए क्या था गठित करने का, कि विकसित देशों के आर्थिक वर्चस्व का विरोध किया जाए, विकासशील देशों के हितों की रक्षा की जाए और फिर एक नया अंतरराष्ट्रीय आर्थिक क्रम, जिसको नियो कहा जाता है, वो स्थापित किया जाए। यानी जो है इसका फुल फॉर्म क्या होगा कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी नई आर्थिक विकास का क्रम। बाद में देखिए इसमें जो सदस्य देश है उनकी संख्या 130 से अधिक हो गई। इसने विकासशील देशों की आवाज को विश्व स्तर पर पहुंचाने के लिए एकजुट किया। ठीक है, तो इस तरीके से ये G77 जो है महत्वपूर्ण था। अब देखिए अगला प्रश्न कि विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया और इसे तकनीकी ने कैसे प्रभावित किया। यानी जो विश्व की अर्थव्यवस्था थी इसने कैसे स्थान ग्रहण किया और तकनीकी ने इसमें क्या योगदान दिया। तो उत्तर क्या होगा
कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की अर्थव्यवस्था का गठन हुआ, जिसने सभी देशों को एक दूसरे से जोड़ दिया। इसमें देखिए IMF, विश्व बैंक, WTO जैसी संस्थाओं ने विश्व व्यापार को क्या किया, संगठित किया। तकनीकी प्रगति ने इसमें अहम भूमिका निभाई। जैसे देखिए परिवहन में रेल, जहाज, हवाई जहाज ने व्यापार को आसान बना दिया। संचार के साधनों जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन, इंटरनेट दुनिया के देशों को एक दूसरे से जोड़ दिया। सूचना प्रौद्योगिकी ने वैश्विक बाजार को डिजिटल बना दिया। तकनीक ने दुनिया को एक आर्थिक गांव के रूप में स्थापित कर दिया। तो इस तरीके से विश्व अर्थव्यवस्था ने स्थान ग्रहण किया और उसमें तकनीकी ने उसको योगदान दिया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या है कि नया अंतरराष्ट्रीय आर्थिक क्रम यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसको नियो कहा जाता है, यह क्या था? तो उत्तर क्या होगा कि 1970 के दशक में जो विकासशील देश थे उन्होंने न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था की मांग की। उन्होंने कहा कि विकसित देश व्यापार और पूंजी पर नियंत्रण रखते हैं, जिससे क्या होता है कि असमानता बढ़ जाती है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि अब हम लोग एक नया अंतरराष्ट्रीय आर्थिक क्रम स्थापित करेंगे, बनाएंगे, और इसका उद्देश्य क्या रहेगा कि व्यापार में समान अवसर दिया जाए सबको, तकनीकी और वित्तीय सहयोग दिया जाए, यानी जो देश इसमें शामिल होंगे उनको इस तरीके से सहायता की जाएगी। संसाधनों पर विकासशील देशों का जो नियंत्रण है वो होगा, विकसित देशों का नियंत्रण नहीं होगा। यह प्रस्ताव देखिए G77 देशों के द्वारा रखा गया था। यद्यपि यह पूरी तरह सफल नहीं हुआ, फिर भी इससे वैश्विक नीति निर्माण में नई दिशा मिली। यानी इसका जो है जो लक्ष्य था, उद्देश्य था, पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसने बहुत ज्यादा मदद किया, योगदान दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद ने विश्व अर्थव्यवस्था के निर्माण में क्या भूमिका निभाई? तो आंसर देखिए क्या होगा कि उपनिवेशवाद ने विश्व को आर्थिक रूप से जोड़ा, पर लेकिन असमान रूप, यानी आर्थिक रूप से दुनिया के देश जुड़े लेकिन समान रूप से नहीं बल्कि असमान रूप से। यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में क्या किया, अपना उपनिवेश स्थापित करके वहां के संसाधनों और श्रम का दोहन किया। यानी जो विकसित देश थे उन्होंने एशिया में, अफ्रीका में और दक्षिणी अमेरिका, जिसको लैटिन अमेरिका कहा जाता है, वहां पे अपनी उपनिवेश बनाए, वहां के संसाधनों का दोहन किया और वहां के लोगों को श्रमिक के रूप में इस्तेमाल किया। वहां पर उपनिवेश जो है कच्चा माल देते थे और यूरोप जो है तैयार माल उनको बेचता था। इस तरह देखिए जो वैश्विक व्यापार था ये एक तंत्र के रूप में बन गया और लाभ केवल यूरोपीय देशों को, यानी इसका लाभ जो है सबसे ज्यादा किसको हुआ, यूरोपीय देशों का। इससे विश्व अर्थव्यवस्था बनी, लेकिन वह शोषण आधारित विश्व अर्थव्यवस्था थी। यानी विश्व अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ, लेकिन कैसी अर्थव्यवस्था थी, शोषणकारी थी। अगला प्रश्न और आपके इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न, इसके बाद देखिए आप लोगों का ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके 2 चैप्टर और बचे रहेंगे। तो अंतिम प्रश्न देखिए क्या है कि वैश्वीकरण के क्या लाभ और हानियां। तो सबसे पहले लाभ, तो आंसर क्या होगा कि विश्व बाजारों का एकीकरण हुआ। दूसरा लाभ क्या हुआ, तकनीकी और सूचना का प्रचार हुआ। तीसरा क्या हुआ, रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ गए। देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान शुरू हो गया। और हानियां क्या हो गई कि इससे अमीर और गरीब देशों के बीच असमानता बहुत ज्यादा बढ़ गई। स्थानीय उद्योगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। सांस्कृतिक विविधता पर खतरा हो गया और पर्यावरण संकट बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इन सारी चीजें जो है इसके लाभ और हानियों के रूप में लिखी जा सकती। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आप लोगों ने अपने इस तीसरे चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनका बेहतर तरीके से अध्ययन किया और मैंने अपने तरीके से आप लोगों को सारी चीजों को समझाने का भी प्रयास किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई हों। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके उस कमेंट के द्वारा मुझे लगता है कि किसी भी जगह में कोई कमी रह गई है, कोई त्रुटि रह गई है, तो मैं उसको जरूर संशोधित करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।